रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप चलते रहेंगे, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर हब पर। अगर आप भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको निरंतर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा, अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना होगा और हर रोज थोड़ा थोड़ा हर एक पॉइंट्स को रिवीजन करते हुए चलना होगा। याद रखिए डियर, स्मॉल स्टेप ही आपको एक दिन बिग रिजल्ट देगा। यानी आप अगर अभी से तैयारी शुरू करते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं समान अध्ययन के पावरफुल प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जो आपके समान अध्ययन जीके जीएस के चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। क्योंकि अभी हमारा यह क्लास जो चल रहा है, ये इंडियन पॉलिटी के सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो आपके एसएससी रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या होम गार्ड हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स वाले स्टूडेंट जो भी हैं, वो लोग भी इस क्लास को जरूर अटेंड करें। क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता है कि टोटल 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के, वो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इसीलिए हम ये प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दिए हैं। तो सभी क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग हर एक क्लास को जरूर देखें। सुबह 8 बजे से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। आज है हमारा डे 8 और हमारा टॉपिक है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ। क्लास में आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप सभी भी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिएगा। क्योंकि जितने फोकस के साथ आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उतने ही ध्यान से आप आंसर्स को देखेंगे, तो इन चारों ऑप्शन में से आप राइट आंसर को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स आप जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप मेंटेनेड। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4, आप ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पार्ट 2, यानी पार्ट 2 में ही इसी में क्या दिया गया है, नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। भारत की नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद केवल उस समय की बात करते हैं जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान जो हमारा है, ये कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उसके बाद ही नागरिकता संसद के कानून द्वारा तय की गई थी, ये बात याद रखिएगा। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। हर एक पॉइंट्स को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। बताना है आपको कि एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, वो किस देश की संविधान से ली गई है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन की संविधान से ही लिया गया है एकल नागरिकता की अवधारणा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन, सी इज द राइट आंसर। तो बात करते हैं ब्रिटेन, तो यह एक एकल नागरिकता है, जिसका मतलब है कि आप केवल भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य जैसे यूपी या बिहार के अलग से नागरिकता नहीं है। इसके विपरीत अमेरिका, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, जहां व्यक्ति अपने राज्य और देश दोनों को नागरिक होता है। यानी अमेरिका में राज्य अलग और देश की अलग नागरिकता, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे केवल एक ही एकल नागरिकता की बात की गई है, यानी भारत क्या है, एक नागरिक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और याद रखिएगा कि एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप कीजिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द पार्लियामेंट हैव द पावर ऑफ रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। यानी आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 या आर्टिकल 10 या आर्टिकल 11। बहुत ही फोकस के साथ आप क्वेश्चंस को समझेंगे तो आंसर बहुत इजी वे में आप फाइंड आउट कर पाएंगे। पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास कानून द्वारा
नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 11। ठीक है, यानी अनुच्छेद 11 में ही संसद के पास कानून द्वारा नागरिकता के जो अधिकार हैं उसको विनियमित करने की शक्ति है। ये बात याद रखिएगा, किसके पास है ये शक्ति? तो ये भी याद रखिएगा, संसद के पास है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 11 में। हर एक पॉइंट्स, हर एक वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी विस्तृत व्याख्या को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बना सके। इसी शक्ति का उपयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। तो संसद के पास ये अधिकार दिया गया है कि जो भी नागरिकता की अर्जन है और जो भी उसकी समाप्ति से संबंधित कानून है उसे बना सके। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, याद रखिएगा। और कब ये पारित हुआ था नागरिकता अधिनियम? ये सन भी याद रखिएगा, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इन हाउ मेनी वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड? 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो बताना है आपको कि भारत की जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से, कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 प्रकार से। ठीक है, यानी 5 तरीकों से ही भारत की जो नागरिकता है उसको प्राप्त की जा सकती है। सी इज द राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये अधिनियम कब हुआ था? तो अभी मैंने बताया है कि 1955 में। ठीक है, तो 5 तरीके से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन से। तो भारत में नागरिकता 5 तरीकों से ली जा सकती है। पहला है जन्म से, यानी बाय बर्थ। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, आप जहाँ के हैं वहाँ की नागरिकता क्या है, आपको मिल जाती है। दूसरा है वंश द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, और चौथा है प्राकृतिक रूप से, और पांचवा है क्षेत्र समविष्टि द्वारा, जैसे सिक्किम का विलय। तो ये थे आपके नागरिकता से संबंधित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल स्टेट दैट अ पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है वह अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा? उस आर्टिकल के बारे में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में ही ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मान लीजिए आप अमेरिका में रह रहे हैं या ब्रिटेन में रह रहे हैं, अगर आपने वहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ये बात अनुच्छेद 9 में कही गई है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ये बात अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं, केवल एक नागरिकता है। अनुच्छेद 9 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे जैसे कनाडा या यूएसए का पासपोर्ट ले लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही ये अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ चुका है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन लूज इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? यानी 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता को खो सकता है, आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा है कि कितने तरीकों से हम नागरिकता को प्राप्त करते हैं, तो वो आंसर थे 5। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितने तरीके से, मतलब कितने टाइप्स के हैं जो हम अपनी भारत की नागरिकता को खो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 तरीकों से ही हम क्या है अपनी भारत की जो नागरिकता है उसको खो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है त्याग, यानी खुद से नागरिकता को छोड़ देना। यानी अगर आप खुद से ही भारतीय नागरिकता को छोड़ देते हैं तो वो क्या है, नागरिकता खोने का पहला तरीका है। दूसरा है समाप्ति, यानी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर आप कहीं विदेश में रह रहे हैं, यानी कनाडा में या यूएसए में या ब्रिटेन में, और वहाँ रह रहे हैं और वहाँ की आप नागरिकता को अपना लिए हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब कानूनी तौर पर ही पूरी तरीके से आप भारत की नागरिकता आपके लिए समाप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा दूसरा। और तीसरा है वचन, यानी सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना, जैसे फर्जी दस्तावेज या देशद्रोह के कारण। तो ये तीनों पॉइंट से आप नागरिकता, अपनी भारत की जो नागरिकता है उसे खो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
ऑप्शंस दिए गए हैं विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विधि और न्याय मंत्रालय, और लास्ट ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय। तो बताना है आपको कि भारत में जो नागरिकता है वो किससे संबंधित मामलों के मंत्रालय जिम्मेदार है, यानी नागरिकता से संबंधित कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा गृह मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बी इज द राइट आंसर। गृह मंत्रालय ही नागरिकता से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो वो हो जाएगा गृह मंत्रालय के पास है। नागरिकता, वीजा और देश के अंदर रहने वाले विदेशियों से संबंधित सभी मामले गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ये नाम याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। नंबर 8, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप एट द कॉमेंसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया। संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में किस आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी बताना है कि जो अनुच्छेद 5 है वो संविधान के प्रारंभ में किसके आधार पर नागरिकता के प्रावधान किया गया है, दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत में अधिवास। ठीक है, भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका भारत में स्थायी निवास था और वह यहाँ पैदा हुआ था, उसके माता पिता भी यहाँ पैदा हुए थे, वही लोग भारत के निवासी कहलाएंगे। यानी वही लोग क्या है, उन्हीं को भारतीय नागरिकता मिलेगी जो यहाँ पे जन्म लिए हैं और उनके माता पिता भी भारत के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल डील्स विथ द सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 6। पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 6 से संबंधित है। किससे है, तो आर्टिकल 6 से। विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत तय की गई। इसके लिए 19 जुलाई 1948 को ही एक परमिट डेट तय की गई थी। ये बात याद रखिएगा, कब तय की गई थी, तो डेट्स और ईयर्स भी याद रखिएगा। 19 जुलाई 1948 में, यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो कुछ लोग क्या थे, भारत के जो लोग, पाकिस्तान के जो लोग थे वो भारत में आ गए थे। तो भारत में आ गए तो उनको नागरिकता जो दी गई थी वो अनुच्छेद 6 के तहत तय की गई थी। ये बात याद रखिएगा। और किस परमिट के तहत, एक परमिट डेट तय की गई थी, वो क्या डेट थी, तो 19 जुलाई 1948 में की गई थी। हर एक पॉइंट्स आप समझते हुए रहिए। आगे बढ़ते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी आपको बताना है कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है ये योजना नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके किस वर्ष शुरू की गई। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2005 में, यानी बी इज द राइट आंसर। 2005 में ही ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके इसे शुरू की गई थी। आइए समझते हैं कुछ विशिष्ट व्याख्या को। तो OCI कार्ड स्कीम मुख्य रूप से 2005 में शुरू की गई थी। हालांकि विचार जो है 2003 में ही आया था, लेकिन शुरुआत इसकी कब हुई, 2005 में हुई थी। यह भारतीय मूल के उन लोगों के लिए है जो अब विदेशी नागरिक हैं। उन्हें भारत में रहने और काम करने के लिए आजीवन वीजा मिला है, लेकिन उन्हें वोट देने का या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बात याद रखिएगा। यानी इसमें क्या कहा गया है, जो कार्ड स्कीम मुख्य रूप से 2005 में शुरू की गई थी, किसके लिए, ये बात याद रखिएगा कि जो भारतीय मूल के उन लोगों के लिए जो अब विदेश में नागरिक हैं और उन्हें भारत में रहने और काम करने के लिए आजीवन वीजा मिलता है, लेकिन उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। यानी विदेश में है वो भारतीय, लेकिन रहते कहाँ हैं, तो विदेश में है, उनको विदेश की नागरिकता मिली है। लेकिन अगर काम को करना चाहते हैं हमारे भारत में तो उनको आजीवन वीजा मिला हुआ है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी चुनाव में वोट देने का उनको अधिकार नहीं है और ना ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ काम करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैम। Next question, question number 11. Which of the following fundamental rights are available only to the citizen of India and not to foreigners? निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं है। बहुत ही ध्यान से आप आंसर दीजिएगा कि आपको बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को है, विदेशों को, जो विदेशी हैं उनको नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। यानी ये सारे आर्टिकल्स जो हैं इसी में क्या हैं, इन
सारे आर्टिकल्स में ये मौलिक अधिकार है जिसमें दिया गया है कि ये केवल भारत नागरिकों को ही उपलब्ध है ये मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल है? तो 15, 16, 19 और 29, 30 ये आर्टिकल इसमें किसी भी विदेशी नागरिक को शामिल नहीं किया गया, ये बात याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या को समझते हैं। यह परीक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल है कि संविधान के ये 5 अनुच्छेद जो 15 भेदभाव के विरुद्ध, 16 लोक नियोजन और 19 स्वतंत्रता और 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, बल्कि बाकी अधिकार जैसे आर्टिकल 14 और 21 भारतीयों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 14 है और 21 है ये भारतीय नागरिक और विदेशी जो हैं उनको भी मिला हुआ है हमारे देश में। लेकिन बात करते हैं अगर 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं इस अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों के लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर परीक्षा में मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 माइग्रेट ऑफ विच 3 कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन 3 देशों के प्रवासी भारतीय नागरिकता के पात्र हैं? आपको उन 3 देशों के नाम बताना है जहां पे प्रवासी भारतीय को नागरिकता के पात्र हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक ऐसे देश हैं ये तीनों जहां पे प्रवासी भारतीयों को नागरिकता के पात्र हैं। और किस संशोधन अधिनियम द्वारा? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी विस्तृत व्याख्या को समझ लेते हैं। तो 2019 के अनुसार इन 3 देशों से आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाती है यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इनसे संबंधित नागरिक अगर यहाँ पे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में हैं तो उनको क्या है, ये नागरिकता दी गई है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए एक व्यक्ति को कुल कितने वर्षों तक भारत में निवास करना चाहिए? यानी अगर आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं तो यहाँ पे बताना है आपको कि कुल कितने वर्षों तक आपको भारत का निवासी रहना चाहिए, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। ऑप्शन दिए गए हैं 5 साल, 7 साल, 11 साल या 14 साल। राइट आंसर हो जाएगा 11 साल। यानी अगर आप हमारे भारत में प्राकृतिक रूप से 11 साल से रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए एक व्यक्ति को कुल 11 वर्षों तक भारत में निवास करना चाहिए, तभी उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए है, जो CAA 2019 में इस खास 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए एक समय सीमा है जो 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी जो अन्य देश के जो अल्पसंख्यक हैं अगर वो रहना चाहते हैं हमारे भारत में तो उनको 5 वर्ष का निवासी होना पड़ेगा, तभी वो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जिन्होंने, बताना है किससे संबंधित है, तो जिन्होंने भारत से पाकिस्तान गए और बाद में वापस आ गए। ये अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। यानी जो भी लोग भारत से पाकिस्तान गए और बाद में क्या हुआ, वापस आ गए, ये बात किसमें दी गई है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट व्याख्या को समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए वे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वे पुनर्वास के परमिट पर वापस भारत आ गए हैं तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है। कब मिलेगी, ये डेट भी याद रखिएगा कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान से चले गए हैं तो उन्हें क्या है, भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक से विवाहित है और वह भारत में रहकर, तो वह पंजीकरण के माध्यम से कितने समय बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? ऑप्शन है आपके 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर या 10 ईयर। यानी कोई व्यक्ति है जो है तो बाहर का, लेकिन वो हमारे भारत की
जो हैं उनसे शादी हो चुकी है तो वह भारत में रह रहा है, तो वो कितने, आपको बताना है कि जो पंजीकरण के माध्यम से कितने समय बाद नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 ईयर्स। यानी जो अदर कंट्री का कोई व्यक्ति है वो हमारे इंडिया में किसी से अगर शादी कर लिया है, अगर वो इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है, बनना चाहता है भारत का नागरिक, तो उसको 7 साल के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, कब पंजीकरण करेगा? तो 7 साल के समय के बाद नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकता है। यानी शादी तो कर लिया लेकिन उसे नागरिकता तुरंत नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा, उसे 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष तक भारत में साधारण निवासी के रूप में रहना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। बताना है कि कौन सा भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा है कि अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो अनुच्छेद 9 के तहत जैसे ही कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या है, तत्काल प्रभाव उसको क्या किया जाता है, समाप्त हो जाती है। अगर वो किसी अदर कंट्री में चला गया और वहाँ की वो नागरिकता ले लिया, यानी जैसे कनाडा, यूएसए चला गया और वहाँ की अगर वो नागरिकता ले गया, तो क्या है, भारतीय संविधान में ये बनाया गया है अनुच्छेद 9 में कि उसकी तत्काल जो भारतीय नागरिकता है वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। यानी अब वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, जिस कंट्री में गया है अब वो वहीं का नागरिक हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वॉज फर्स्ट अपेयर्ड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पहली बार किस वर्ष तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1951 में। 1951 में ही भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पहली बार तैयार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1951। पहली बार 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। वर्तमान में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे एनआरसी को अपडेट किया गया है ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन सिटीजनशिप इज लूज बाय डिप्रेवेशन अकर्स व्हेन? भारतीय नागरिकता वंचन द्वारा समाप्ति तब होती है जब, कब होती है भारत की नागरिकता जो वंचन द्वारा समाप्ति, बताना है आपको। तो वंचन द्वारा समाप्ति जो हमारी भारतीय नागरिकता है वो हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त किया हो, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, तभी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर नागरिक संविधान के प्रति अनादर दिखाए तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अगर अवैध व्यापार किया हो तो भी उसकी जो भारत की नागरिकता है वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता लेता है, यानी अगर फर्जीवाड़े तरीके से भारत का नागरिकता ले लिया तो उसकी क्या है, छीन ली जाएगी नागरिकता। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, यानी अगर आप देश के खिलाफ किसी अन्य गतिविधियों में शामिल हैं तो भी आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, उसकी नागरिकता अनिवार्य रूप से छीन ली जाएगी, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता के अधिकार देता है? Which article give the citizenship right the people of Indian origin residing outside India? तो किस आर्टिकल में ऐसा दिया गया है कि भारत के जो बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उनको नागरिकता का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 8 में ही ये कहा गया है कि जो भारत के रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उन्हीं को नागरिकता का अधिकार देता है। यानी भारत के जो बाहर रहने वाले लोग हैं और वो भारत के मूल लोग हैं, ये बात याद रखिएगा, तो उन्हीं को नागरिकता का अधिकार मिलेगा, ये ऐसा आर्टिकल 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 उन लोगों के बारे में है जो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन अब वो भारत से बाहर रहते हैं। वे भारतीय राजनयिक प्रतिनिधित्व के पास पंजीकरण कराकर भारत के नागरिक बन सकते हैं, ये अनुच्छेद 8 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आधार कार्ड आम चुनाव में मतदान कर सकता है? आपको बताना है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ये कार्ड धारक आम चुनाव में मतदान कर सकता है, हाँ या नहीं, या केवल राज्य के चुनाव में यदि केवल 10 वर्ष में भारत में रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
कार्ड धारक आम चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने जाने और काम करने की आज़ादी होती है, लेकिन उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने या सरकारी नौकरी पाने या कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप इन स्पेशल केस। सेकेंड स्टेटमेंट है कि अ पर्सन हु हैज़ बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years कैन ऑटोमेटिकली बिकम अ सिटीजन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर ट्रू। बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हो जाएगा हमारा नाइदर 1 and 2। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को इनसे लागू होने से छूट दी गई थी। तो उस बताना है आपकी कि किस क्षेत्र को इससे लागू होने की छूट दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र और इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्र। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। 2019 उन जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। साथ ही यह उन राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी लागू नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। यहाँ इनर लाइन परमिट अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो आपके कथन और कारण वाले हैं। बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजी वे में दे पाएंगे। कथन यह है कि संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अर्जन और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है, और कारण दिए गए हैं कि नागरिकता 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत एक विषय है। तो ए इज अ ट्रू बट आर इज फॉल, यानी आपका कथन जो दिया गया है ये सही दिया गया है। कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके कारण क्या है, बिल्कुल गलत दिए गए हैं। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नागरिकता संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का, ये बात याद रखिएगा। इसलिए यह कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र यानी संसद के पास है। यानी नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनते हैं उसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। बहुत ही फोकस के साथ आप मैच कराइए। एक लिस्ट में आपके अनुच्छेद हैं, दूसरे लिस्ट में विषय दिए गए हैं, तो आपको मैच कराना है। मैच कराते हैं तो ऑप्शन ए में दिया गया है आर्टिकल 5। आपको बताना है कि आर्टिकल 5 किस विषय से संबंधित है। तो ये मैच हो जाएगा हमारा किससे, प्रारंभ में नागरिकता से, ठीक है। यानी ए का हमारा 2 हो जाएगा। और आर्टिकल 6 में क्या है, तो ये है पाकिस्तान से आने वाले अधिकार का, तो इस हिसाब से बी का 1 हो जाएगा। आर्टिकल 8, तो आर्टिकल 8 हो जाएगा हमारा। आर्टिकल 8 क्या है, तो आर्टिकल 8 में दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग, यानी 4 हो जाएगा इसका। और आर्टिकल 9 क्या है, तो आर्टिकल 9 हो जाएगा विदेशी नागरिकों का स्वेच्छा से अर्जन, यानी 3 हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हमारा राइट आंसर है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ऑप्शंस हैं आपके ए, यानी ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित, इसमें अनुच्छेद 5 शुरुआत की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आगमन और अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीयों और अनुच्छेद 9 एकल नागरिकता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्न बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़िएगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे मतलब हम भारतीय लोग हैं जिनको नागरिकता प्राप्त है, तो कौन सी शर्त नहीं है। अभी मैंने बताया है आपको,
अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कैसे हम लोग नागरिकता किन प्रकार से पा सकते हैं और किस प्रकार से नहीं पा सकते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है लास्ट के क्वेश्चन को तो बहुत इजी वे में इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो राइट आंसर है हमारा कि अगर प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, नहीं वाले ऑप्शन देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति को एक अवैध प्रवासी होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। तो अगर वो अवैध प्रवासी है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। नागरिकता अधिनियम के तहत अवैध प्रवासियों को पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालांकि CAA 2019 ने विशिष्ट समुदायों के लिए इस परिभाषा को ढील दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन लूज दिस सिटीजनशिप थ्रू टर्मिनेशन इफ। भारत का कोई नागरिक समाप्ति के माध्यम से अपनी नागरिकता खो सकता है यदि, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, किस कंडीशन में अपनी नागरिकता खोता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वे स्वेच्छा से दूसरे देश का अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो हमारा भारत की नागरिकता क्या है, अपने आप खो देता है। तो ए इज द राइट आंसर। टर्मिनेशन तब होता है जब कोई भारतीय स्वेच्छा से विदेशी नागरिक बन जाता है। अनुच्छेद 9 लगातार 7 साल बाहर रहने पर अगर नागरिकता जाना वंचन का हिस्सा है तो ये समाप्ति का नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही फोकस के साथ आप आंसर दीजिए। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित किया। यानी जो मानवाधिकार हैं वो सार्वभौम घोषणा ने नागरिकता के संबंध में किसे प्रभावित किया था, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी यह विचार कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है और यह किसी भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता। दोनों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 15 के अनुसार राष्ट्रीयता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी देश की नागरिकता पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है ताकि वह देश विहीन ना रहे। सुरक्षा का अधिकार किसी भी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। दोनों ही बहुत सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के तहत किसकी सिफारिश पर OCI कार्ड बनाया गया था। आपको बताना है कि अंडर द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वर्सन हुज रिकमेंडेशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ द OCI कार्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा LM सिंघवी समिति। ठीक है, यानी LM सिंघवी समिति के द्वारा ही इसी के सिफारिश पे क्या हुआ था, जो प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के तहत LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर OCI कार्ड बनाया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके UPSSC और UPPSC में 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछ चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। आइए समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसने भारतीय डायस्पोरा यानी प्रवासियों को जोड़ने के लिए OCI कार्ड और भारतीय दिवस की सिफारिश यानी प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश की थी। कब की थी याद रखिएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 के LS सिंघवी की अध्यक्षता में की थी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन हु माइग्रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान में भारत आए व्यक्ति की स्थिति क्या है। तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान लोग थे वो अगर भारत आए थे तो उनकी स्थिति क्या है, यही बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा कि उसे 6 महीने तक भारत में रहना पड़ा और पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ा। बी इज द राइट आंसर, कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सिटीजनशिप ऑफ सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट इन अलाउड इन इंडिया। क्या भारत में आर्थिक नागरिकता या निवेश द्वारा नागरिकता की अनुमति है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नहीं, भारत निवेश के आधार पर नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर।
कई छोटे देश निवेश के बदले पासपोर्ट देते हैं, लेकिन भारत में नागरिकता केवल कानूनी प्रक्रिया है। यानी अगर आप जन्म से भारतीय हैं, वंश से भारतीय हैं, और अगर आप पंजीकरण करा चुके हैं भारतीय नागरिकता के लिए और प्राकृतिकरण के माध्यम से अगर आप भारतीय हैं, तो इन्हीं माध्यम से ही आपको नागरिकता मिल सकता है। पैसे देकर आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। ये सारी बातें हमारे संविधान में की गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था आपका, जो इंडियन पॉलिटी के सिटीजनशिप टॉपिक से सारे 30 क्वेश्चन थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, तो आप इस क्लास का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। साथ ही साथ इसके पहले की क्लासेस जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उन लोग से रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक क्लास में जो भी क्वेश्चंस और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपके सभी सरकारी नौकरियों से जो भी एग्जाम कराए जाते हैं सब में आपके आने वाले पूर्ण संभावना है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, और जो आपके PYQ बेस्ड हैं। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पावरफुल प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके समान अध्ययन GK GS के हैं, हर एक प्रश्न को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप डेली हम सुबह 8 बजे से इस क्लास को करते हैं। तो आप सभी इस क्लास को फटाफट अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अपनी फैमिली और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं हर जगह आप इस क्लास को शेयर करिए, ताकि GK GS के बेस को लोग स्ट्रॉन्ग कर सके और अपनी सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सके। ये पावरफुल प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आज की क्लास आपको कैसे लगी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पावरफुल पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।